हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? और आज हम मेहनत करते करते चैप्टर नंबर 12 पर पहुंच गए हैं। 11 चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया है और आशा करता हूं वो आपने सभी लेक्चर देखे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना। लीनियर मतलब रेखिक होता है। तो चैप्टर के ऊपर बात करते हैं, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं ना। तो वो लीनियर प्रोग्रामिंग जो बनाई गई थी वो किस दृष्टिकोण से बनाई गई थी, सबसे पहले तो वो समझते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो थी वो रेखिक जो समीकरण थे उनको ही हल करने का एक प्रोसेस है, एक विधि है, एक तरीके से तैयार किया गया था। एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था जहाँ हम रेखिक समीकरण बनाते हैं। और रेखिक समीकरण की उत्पत्ति कहाँ से होती है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। रेखिक समीकरण हमारे कैसे बनते हैं, जैसे मैंने आपको 10th में पढ़ाया होगा, है ना, या आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा जैसे हम कुछ वस्तु खरीद रहे हैं, है ना। रेखिक समीकरण की उत्पत्ति कैसे होती है? दो चर वाले रेखिक समीकरण आपने पढ़े हैं 10th में, है ना, पढ़े या नहीं पढ़े? जैसे मैंने आपको बहुत रेयर बाई एक एग्जांपल बहुत देता हूँ। जैसे मान लो कि आपने अंगूर खरीदे, आपने सेब खरीदे, है ना, बहुत फेमस एग्जाम्पल है ना मेरा। तो आपने मान लो 2 किलो अंगूर खरीदे और आपको 1 किलो अंगूर की कीमत पता है 2x है। 2 किलो आम खरीदे और 1 किलो आम की कीमत, वो 3 किलो आम खरीदे, 1 किलो आम की कीमत कितनी है? 22 रुपये है। तो टोटल रुपये कितने हो गए? 500। तो ये कंडीशन मेरी व्यक्तिगत जीवन से आधारित है। व्यक्तिगत जीवन से आधारित है या नहीं है? मेरा व्यक्तिगत जीवन है, ये मेरे वास्तविक जीवन से मैं रिलेटेड करके चल रहा हूँ। ये कंडीशन कब उत्पत्ति हुई हमारे यहाँ? हमारे यहाँ उत्पत्ति तब हुई जैसे कि मैंने मान लो कि मैंने कुछ अंगूर खरीदे, है ना, और ये प्रोसेस मेरा चला। मैं रोज़ जाता हूँ और अंगूर खरीदता हूँ, मान लो, है ना। तो अंगूर खरीदा मैंने और रोज़ गया मैंने अंगूर खरीदे, ठीक है। और मैं रोज़ गया मैंने क्या खरीदे? आम खरीदे, है ना, ठीक है भाई। तो रोज़ मैंने अंगूर खरीदे और आम खरीदे, ये कंडीशन मेरा चला। और मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने 2 किलो आम और 3 किलो अंगूर की मैंने कीमत कितनी दे दी? मुझे इतना पता है कि मैंने 2 किलो अंगूर खरीदे और 3 किलो आम खरीदे, दोनों को जोड़कर मैंने कहा भैया कितने रुपये हो गए? उसने कहा 500 रुपये हो गए। ये कंडीशन हो गई। मैं दूसरे दिन फिर गया, मैंने फिर किया, मैंने क्या कहा? मैंने कहा भैया 4 किलो अंगूर दे दो, अब की बार तुम्हारे अंगूर बहुत पसंद आया, मैं 4 किलो दे दो। और आम थोड़े कम पसंद आए तो 2 किलो आम दे दो। मैं तो मैंने कितने रुपये हो गए भैया? अब के रुपये हो गए आपके 600। फिर मैंने उसको 600 रुपये दे दिए दोनों को जोड़ करके, ठीक है भाई। मैंने उससे पूछा नहीं, मैं सीधा आया और अपने घर आकर, लेकिन मेरे घर वाले थे, उन्होंने हिसाब मांगने लगे, भाई ऐसे होता रियल लाइफ में। तो मैंने बोला भैया 2 किलो अंगूर 3 किलो 2 किलो अंगूर और 3 किलो एक दिन तो मैंने आम खरीदे थे तो वो 500 रुपये दिए, और 4 किलो अंगूर 2 किलो आम मैंने खरीदे तो 600 रुपये दिए। तो मेरे टोटल रुपये मेरे 1100 हो गए। लेकिन अब कोई बैठा हुआ था, बुद्धिमान बैठे हुए थे, ये सॉरी, है ना, कुछ लोग बुद्धिमान बैठे हुए होते हैं, हर फैमिली में होते हैं, पेरेंट्स में से कोई ना कोई होगा। ये बता अंगूर कितने रुपये किलो थे और आम कितने रुपये किलो थे? अब फंस गए हम वहाँ पर। मैंने हमें तो पता नहीं, अब हम क्या करेंगे? अगले दिन जाके पूछूंगा उसको या अंदाज़ा लगाऊंगा, यही तो होगा, इतने इतने हो सकते हैं। नहीं तो मैं अगले दिन जाके पूछूंगा, उसका डिस्कशन करूँगा, तब जाके पता चलेगा। लेकिन क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन है कि मैं एकदम करेक्ट आंसर दे सकता हूँ कितना है? मैं उसके पास नहीं जा रहा। मैथमेटिक्स जादू है, मैं उसको बोलूँ, मैं अपने पेरेंट्स से ये भी कह सकता हूँ मुझे जादू आता है, मैं 1 मिनट में रेट बता सकता हूँ कितना कितना लगाया होगा उसने, और एकदम करेक्ट रेट बैठेगा उनमें से। ऐसे तो अंदाजे में तो बहुत सारी कंडीशन बन सकती है, लेकिन ये एक्चुअली में कोई आंसर है बन की है कैसे? कि मैं देखो, मैं ना अभी मान लेता हूँ कि 1 किलो अंगूर की कीमत कितनी है भाई? 1 kg अंगूर की कीमत है x रुपये और 1 kg आम की कीमत है 22 रुपये। तो उस हिसाब से मैंने 2x रुपये दिए इसको। जब केजी को मैं रुपये में चेंज करूँगा तो 1 किलो केजी की 1 किलो अंगूर की कीमत मेरे x रुपये, तो 2 किलो कितने हो जाएगी? 2x। तो इसकी कितनी हो गई? 1 किलो की 1 बाई हो गई, तो 2 की कितनी हो गई? 3 की कितनी हो गई? 3 बाई हो जाएगी। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा मेरे पास? 2x प्लस के 3 बाई बराबर 50, 500 रुपये। उसी प्रकार से यहाँ कितना हो जाएगा? 4x प्लस के 2y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 600। अब मेरे को 10th में इन्हें सॉल्व करने की काफ़ी विधि बताई गई, काफ़ी मतलब 4 विधि बताई गई हैं। ग्राफिक विधि, ब्लोपर विधि, प्रतिस्थापन विधि और बीजगणित विधि।
उनमें से किसी को लगाकर मैं यहाँ पे एक्स और वाई का मान निकाल सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ इतना रेट मेरा होगा। तो यहाँ से हमारी रेखीय समीकरणों की उत्पत्ति हुई दो चर वालों की, इस तरीके से जीवन में, समझ रहे हो। अब इसको क्या हुआ, अब इनको हल करने के लिए इनको प्रोसेस तैयार किया गया, एक प्रोग्राम तैयार किया गया कि क्या था इसके लिए कि भैया हमने प्रोग्राम क्या तैयार किया कि हमने किया कि रेखीय समीकरणों को अब हम इन्वेस्ट करेंगे, कुछ समीकरण बनाएंगे कि इतना इतना हम चीज़ें बजट बना रहे हैं और इतना मेरा टोटल रुपये है। तो अब यहाँ पर बात क्या होगी कि हम कम किसी चीज़ में, अब इसी चीज़ का हमने यूज़ किया सारी चीज़ों का, समझ लो, इन्हीं सारी चीज़ों को यूज कर फिर हम क्या करने लगे, अब हमें ये देखना है जैसे मैं कहीं पैसे लगा रहा हूँ, दो बिजनेस चल रहे हैं मेरे, दोनों बिजनेस में पैसे लगा रहा हूँ, तो क्या मैं ये पता लगा सकता हूँ टोटल प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, ये मेरे को पता लगाया जा सकता है। यानी कितने बिंदु, किस कंडीशन में मुझे प्रॉफिट हो सकता है, किस कंडीशन में मुझे लॉस हो सकता है। यानी कम इन्वेस्ट करके भी हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। क्या इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा? ऐसे सारे क्वेश्चनों का हमें सॉल्यूशन पाने के लिए हमने क्या किया, रेखिक प्रोग्रामिंग की तैयारी की, लीनियर प्रोग्रामिंग की तैयारी की। और यहाँ पे ऐसे को बहुत सारे क्वेश्चनों का हम क्या करेंगे, उत्तर जानेंगे। समझ लो कि कम इन्वेस्ट करके हम ज़्यादा प्रॉफिट कैसे पा सकते हैं। मैथमेटिक्स रियल लाइफ है, समझ लो। अब यहाँ रेखीय समीकरण, और वो भी को करेंगे, यहाँ पे हमें जो 12th में पढ़ना है केवल वो पढ़ना है, दो चर वाले रेखीय समीकरणों का हल करना है, प्रोसेस तैयार करना है, कैसे करेंगे, समझ लो। 3 के लिए यहाँ पर नहीं पढ़ना, मैं 3 के लिए हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर केवल क्या करना है, 2 के लिए पढ़ना है जो करना है। अब हम बात चलते हैं बेसिक, ये मेरी बेसिक बात हो गई। अब यहाँ से मैं थोड़ी सी बात करूँ कि आप समीकरण और असमीकरण दो चीज़ पढ़ोगे। यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, समीकरण और असमीकरण। समीकरण मतलब इक्वलिटी और इनइक्वलिटी है ना, इनइक्वलिटी से बोलते हैं हम किसको, असमीकरणों को, ठीक है। तो अब भैया मेरे पास ये बात समझ में आई, तो अब यहाँ पे एक चीज़ बताना, समीकरण क्या होता है भाई, और असमीकरण क्या होती हैं, बताओ क्या होती है। इनइक्वलिटीज क्या होती हैं और इक्वलिटीज क्या होती हैं, बताओ बताइए भाई। ठीक है भाई। देखो आपको पता है, आपने कुछ चिन्ह पढ़े होंगे, यानी दैट मीन्स चिन्ह की अगर मैंने बराबर लगा दिया और वो 0 के बराबर रख दिया, वो तो आप समीकरण, वो जी समीकरण कहलाता है। लेकिन कुछ सिंबल पढ़े होंगे आपने कि बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर, या बड़ा या उससे छोटा, ये 4 सिंबल पढ़े होंगे। जब मैं इक्वलिटी का साइन हटाकर जब मैं इन सिंबलों का यूज करता हूँ किसी समीकरण में, तो वो क्या बन जाती हैं, इनको अवरोध बोला जाता है मैथमेटिक्स के। लेकिन यहाँ पर कहीं भी बराबर की बात नहीं की जा रही, या तो बड़ा होगा या उससे छोटा होगा, लगभग संभावनाएं, समझ रहे हो, वही तो है। एक चीज़ सोचना, जब मैंने कहा कि x प्लस के 2y बराबर 0 है या 10 है, तो बताओ x के कौन से मान हो सकते हैं, इसको, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और कितने मान हो सकते हैं। आप कहोगे सर बहुत हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लो सर, मैंने पहला दे दिया 0 और 5, दूसरा दे दिया 10 और 0। लेकिन अगर मैंने इसी चीज को, अगर मैंने ऐसे लिखा x प्लस के 2y बराबर, और यहाँ 10 से क्या हुआ, अब बताओ, फिक्स नहीं होंगे। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे दोनों के आंसर चेंज हो गए। ये वाले आंसर, अगर मैं इसमें देखो, ये वाला आंसर आ सकता है कब, जब मैं इसमें बराबर का चिन्ह लगा रहा हूँ, ये भी ना लगाऊं तो ये वाला आंसर तो इसमें आएगा ही नहीं, कोई सा नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे x और y के ऐसे मान चाहिए। यहाँ पे आंसर बदल जाएंगे, यहाँ पे x और y के ऐसे मान चाहिए जो कि 10 से कैसे हो, हमेशा बड़ा, इन दोनों का योग बड़ा है। तो दोनों में कंडीशनों में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, असमीकरण और समीकरण में, बात समझ रहे। यहाँ पे ऐसे मान रखे जाएंगे जो समीकरण को संतुष्ट करें, होंगे यहाँ पे भी कंडीशन यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे क्या है, उनसे बड़े होंगे हमेशा मान। दोनों का योग कैसा होगा, यहाँ पे दोनों का योग ऐसा आ रहा है जो 10 हो, और यहाँ पे 10 से बड़ा हो,
एक्स और वाई के, तो दोनों की वैल्यू, दोनों के अंतर बहुत ज़्यादा है, बात समझ रहे हो। तो जब हम इक्वलिटी का साइन हटाकर जब हम इन सिंबलों को यूज करते हैं तो वो क्या बन जाती है, हमारी असमीकाएं बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे असमीका ही दी जाएंगी हमें, है ना, उनके ऊपर हमें यहाँ बात करनी है। क्लियर है। और एक जब असमीका हमें दी जाएंगी, यहाँ पे असमीका देने के बाद कुछ प्रतिबंध दिया जाएगा, कुछ शर्तें दी जाएंगी हमें ना, और उन शर्तों में हमें क्या दिया जाएगा, एक उद्देश्य फलन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, उद्देश्य फलन। यानी उद्देश्य फलन वो फलन होता है जहां पर एक्स और वाई का एक ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक्स और वाई के वो मान, यहाँ पर एक्स जो फलन जो है एक उद्देश्य फलन। हम देखो पहले हमें कुछ असमीकाएं दी जाएंगी, जैसे मुझे दिया a1x प्लस के v1y, और मान लो कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y और लेस देन इक्वल टू 0 फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ दे दिया x, y इज ग्रेटर देन 0। ये है ना। तो अब देखो मेरी बात है, अब मैंने कोई एक फलन दूंगा मैं z, जिसको ax प्लस के by दे बोलते, ये दिया है, राइट। ये उद्देश्य फलन क्या होगा, यानी a और b के जो चर हैं उसमें जो x और y जो आपको मान दिया हुआ है उसके क्या होंगे, अधिकतम वो मान, समझ रहे हो। तो ax प्लस बी वाई के मतलब यहाँ पे जो चर आपको दे रखे हैं, तो वो मान यहाँ पर क्या होगा, या तो फलन इनके मानों के ऊपर बहुत उच्चतम वैल्यू देगा या न्यूनतम वैल्यू। तो उद्देश्य फलन वो फलन होता है यहाँ पर जो फलन का मान है वो क्या होगा, या तो बिंदु पर उच्चतम निकालेंगे या निचतम। तो वो यही पूछेगा, बताइए कि दिए गए फलन पर, अब इन दोनों ये असमीकाएं दी जा रही हैं, इनसे क्या करेंगे हम, वो बिंदु निकालेंगे। बिंदु निकालने के बाद फिर कहाँ रख कर देखेंगे हम, यहाँ पे उद्देश्य फलन में रख के देखेंगे, और पूछेगा वो बताओ इन सभी बिंदुओं पर किस जगह ये कैसा है उच्चतम और किस जगह कैसा ये न्यूनतम। बस इतना सारा प्रोसेस करना है हमें। असमीकाएं मतलब समझे, अगर मैं इसको इक्वलिटी के साइन हटा दूँ, इनइक्वलिटी वाले साइनों को हटा दूँ तो ये समीकरण बन जाएगा। लेकिन जब मैंने इनको बना दिया असमीकाएं, तो असमीकाएं मिलेंगी, आप इनको क्या करना है, आपको हल करना है। आपको विधि बताई जाएगी और उस विधि से इनको हल करना है, हल कर कर बिंदु निकालने, बिंदु निकाल कर इस उद्देश्य फलन में रखना है, और फिर बताना है किस पे ये उच्चतम और किस पे ये न्यूनतम है। समझ रहे हो। और कंडीशन ये भी जानेंगे कि जीवन में कैसे लागू हो रही है। बात समझ में आया। और रेखीय समीकरण की जो रेखीय प्रोग्रामिंग जो समस्याओं के हल करने हेतु आलेखीय विधि का प्रयोग जो किया गया है, तभी संभव है केवल दो चर हों। कैसे हों, दो चर। जो हम जो यहाँ करने वाले जो रेखिक समस्याओं को हल करने के लिए जो आलेखीय विधि हम उपयोग करेंगे, यानी हम यहाँ जो आलेखीय विधि उपयोग कर रहे हैं, हम आलेखीय विधि जो उपयोग करने वाले हैं वो केवल और केवल दो चर वाले रेखिक समीकरण यानी असमीकाओं के ऊपर ही लागू होगी। बस समझ रहे हो, ध्यान से सुन लो। अब जो हम करने वाले हैं, जो आलेखीय विधि हम बनाएंगे, केवल कितने ऊपर लागू होगी, दो चर वाले रेखिक असमीकाएं जो हैं उनके ऊपर लागू होने होगी बस, और किसी पर लागू नहीं। और इसको हम किससे करेंगे, सिंप्लेक्स विधि के द्वारा इसको हल किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, सिंप्लेक्स विधि को। तो हम यहाँ एक नोट डाल सकते हैं कि लिखो, डालो, रेखिक समस्याओं के हल के लिए आलेखीय विधि, रेखिक समस्याओं के हल की आलेखीय विधि तभी संभव है। समस्या ही तो होती है, मैथ समस्या नहीं है, समस्या नहीं होती क्यों पढ़ने आ रहे होते। समीकरण तो नहीं बोला, रेखिक समस्याओं के हल की आलेखीय विधि तभी संभव है जब उसमें केवल दो चर राशियां हों, दो से अधिक चर राशियों होने की स्थिति में, दो से अधिक चर राशियों की होने की स्थिति में
समस्याओं का हल सिंप्लेक्स विधि द्वारा किया जाता है। सिंप्लेक्स विधि द्वारा किया जाता है, यानी 2 से अधिक होंगी ना तो उसको किस विधि से हल करेंगे हम? सिंप्लेक्स विधि से करेंगे। अभी मैंने सॉरी ये बोल दिया था 2 चर वाली, 2 नहीं वो 3 चर, 2 से ज़्यादा होंगी तो अब सिंप्लेक्स विधि का यूज करेंगे, है ना। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है। अब देखो, जो अब हमें करना है यहाँ पे, हमें सबसे पहले 2 विधियों का प्रयोग करना है। पहली जो विधि हमें पढ़नी है वो पढ़नी है कोणीय बिंदु। कौन सी पढ़नी है हमें? कोणीय नहीं, कोणीय, कोणीय। ठीक है, तो 2 विधियों का प्रयोग करना है हमें। कॉर्नर पॉइंट मेथड बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको कोणीय बिंदु विधि बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? कोणीय विधि बिंदु जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉर्नर पॉइंट मेथड। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट मेथड बोला जाता है। दूसरा बोला जाता है इसको, एक और विधि जो दूसरी विधि है वो है हमारी समलाभ या समलागत विधि, है ना। समलाभ या लागत विधि, है ना। ठीक है भाई, यानी आइसो प्रॉफिट एंड आइसो कॉस्ट मेथड। ठीक है, 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये किसको ही रेखी जो असमीकरणों की समस्या है उनको हल करने के लिए इन 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो अब कोणीय बिंदु है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। कोणीय बिंदु विधि है क्या, है ना। कोणीय बिंदु विधि में क्या करना है आपको, जैसे मान लो 2 असमीकरण दे रखी हैं, आदि असमीकरण को पहले क्या बनाओगे आप? समीकरण बनाओगे, समीकरण के रूप में लिखोगे। लिखने के बाद क्या करोगे, जैसे आप ग्राफिक विधि में बिंदु निकालते थे, बिंदु निकालोगे। बिंदु निकालने के बाद क्या करोगे, सुसंगत, उन दोनों रेखाओं से सुसंगत मतलब घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालोगे। उन दोनों रेखाओं से, जैसे मेरी एक ये जा रही है और एक ऐसे जा रही है, तो इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा होगा? ये होगा, यही तो होगा। कंडीशन डिफाइन करेंगे यहाँ पे, जैसे मेरा मान लो यहाँ x और y है और मैंने ये कह दिया x इज ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान जो है 0 से भी बड़ा होगा, y से भी बड़ा होगा। यानी कभी भी ये वाला क्षेत्र तो लागू होगा ही नहीं ना, यहाँ होगा, यहाँ पे x नेगेटिव है, यहाँ पे x और y दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे y नेगेटिव है, ये तो होगा नहीं। कौन सा होगा? केवल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली कंडीशन अप्लाई होंगे, साथ में ये भी देता है वो। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब कि x का मान y का मान 0 से बड़ा, 0 से मान बड़ा क्या होगा? इधर की साइड, यानी ये वाला क्षेत्र फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। x का मान 0 से बड़ा कहाँ होगा? यहाँ। अब इन दोनों से सुसंगत क्षेत्र कौन सा होगा भाई? यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो होगा, ये वाला, है ना। तो अब ये निकालेंगे और फिर इससे क्या करेंगे, सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष निकालेंगे, ये वाले हम, और इनको कहाँ रख के देखेंगे हम? उद्देश्य फलन में, और उद्देश्य फलन का मान निकालेंगे। फिर देखेंगे किस पे ये न्यूनतम या अधिकतम की बात की है। अधिकतम की बात करेंगे तो अधिकतम बता देंगे अधिकतम किस पे आ रहा है, और न्यूनतम करेंगे तो न्यूनतम बता देंगे। इतना प्रोसेस है, बस समझ रहे हो। और यही करना है हमें। कैसे मतलब? ये वाला इस पे भी चेक कर सकते हैं, अभी करेंगे क्वेश्चन हम। ये भी पॉसिबल कंडीशन है, इसमें क्या बात है,
क्योंकि ये भी हो सकता है ना, पहली बात तो इसमें ये लागू नहीं होंगे ना, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बाई 0 होगा, यहाँ पे x 0 होगा, तो बाई का मान 0 से बड़ा होगा और x का मान यहाँ 0 से बड़ा होगा, यानी ये तो बाई x पे और x पे तुम कर ही नहीं सकते ना, समझ रहे हो, बड़ा ही देखना पड़ेगा ना x और बाई का मान, समझ रहे हो। यहाँ पे बाई चेक नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा, x चेक नहीं होगा, तो यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे अगर x का मान तो पॉसिबल है नहीं वैसे, यहाँ पे सॉरी बाई, यहाँ x का मान नहीं, यहाँ बाई का मान होगा, तो यहाँ पे जो भी होगा 2,3 तो वो करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, बिल्कुल चेक कर सकते हैं, समझ रहे हो। लेकिन दोनों कंडीशन ये भी देखनी पड़ेगी, x का मान 0 और y दोनों होना चाहिए, राइट, तो वो होगा, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन लेंगे फिर उस हिसाब से समझेंगे ना। तो पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उससे फिर हम डाउट क्लियर करते हैं ना। एक एक्सरसाइज के उठा लें क्वेश्चन और उससे फिर हम अच्छे से क्लियर करेंगे सारी चीज़ें। फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ है भाई, डर के मारे हमसे एक्सरसाइज हो गई क्या, मतलब हमारे डर के मारे एक्सरसाइज हो गई, हम क्या डरेंगे एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज हमसे डरेगी। चलिए भाई, ग्राफिक विधि के निम्नलिखित प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर कितना दिया हुआ है 3x + 4y और अधिकतमीकरण कीजिए, यानी यहाँ पे अधिकतम देना है, मैक्सिमम देखना है क्या है, और आपको कुछ आसमीकाएँ दी हुई हैं, x + y इज लेस देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले वही करोगे आप जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अभी डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे और एक्सरसाइज आपको बिल्कुल चुलवा लगने लग जाएगी। गिवन फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x + के y, ये ऐसे एक्सरसाइज रही है। मैं अपनी जब स्टूडेंट लाइफ में था ना, मैंने एक बार पढ़ के दोबारा नहीं पढ़ा, इतनी इजी एक्सरसाइज है ये। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, x का मान 0 होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव वाला, यानी बाकी 3 क्वाड्रेंट तो इसमें नेगलेक्ट उसने पहले ही कर दिए, यानी x का मान शीर्ष कहीं नहीं लेने इनके अलावा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा, समझ रहे हो। इसका मतलब सिर्फ इतना सा ही है और कुछ नहीं है ना, ये देख के रखेगा। अब देखो, अब हमें क्या करना है, दी गई रेखिक असमीकाओं को समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर, अब कभी कभी पता किसी को देखा है वो इसमें भी इतनी मधुर भाषा लिखते हैं कि यहाँ तक आधा पेज तो वैसे ही पढ़ देंगे, जैसे हमें इंटेलिजेंट समझा जाएगा। और मैथमेटिक्स में भाषा को ज़्यादा रोल नहीं, कैलकुलेशन का ज़्यादा रोल है कि आप कैलकुलेटिव की चीज़ें कितनी कर रहे हो। तो यहाँ कितना होगा, इसको करेंगे x + के y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और x बराबर 0 और y बराबर भी 0। अब रेखिक आसमीका के शीर्ष निकाले जा सकते हैं कि इसके शीर्ष क्या हो जाएंगे। चलो, तो आपको पता है, एक ऐसे लिखो, इसको और बढ़िया बनाते हैं भाषा में ना। समीकरण 1 से बिंदु के निर्देशांक करने पर, बिंदु ने बिंदुओं कर देंगे, है ना, बिंदु के निर्देशांक चाहिए हमें इस रेखा के, भैया निकालने पर नहीं है, ज्ञात करने पर या निकालने पर भी, चलो इनकी बात मान लो, ये नाराज़ हो गए तो कल से आएंगे नहीं।
ठीक है। डिब्बा तो याद होगा आपको। दुनिया इधर से उधर हो जाए तो ऐसे ही चलेगा। ये है यहाँ पे x0, y कितना 4 और यहाँ y0 तो x कितना 4। अच्छा यहाँ पे बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होती है कि सर x और y जब भी ये डिब्बा से बनता है x और y चार ही 0 0 रखेंगे हम ना, कोई कंडीशन नहीं है। रेखिक कोई भी रेखिक समीकरण के इनफाइनाइट हल होते हैं, इनफाइनाइट। यानी आप 1 रखोगे तो y का मान कितना आएगा 3 आएगा, x2 रखोगे तो y का मान 2 आएगा, x5 रखोगे तो y का मान माइनस के बनाएगा। कोई डिफाइन नहीं है कि आप 0 ही रख के करोगे। हम 0 रख के केवल क्या करते हैं, हमें आसानी होती है बस, इसलिए 0 रखते हैं हम। कोई बात नहीं हो कि आपको 0 ही रखना है। आप कोई भी तुलना करते हो x का मान कुछ भी रखो y का मान मिल जाएगा, और y का मान कुछ भी रखो x का मान मिल जाएगा। डजंट मीन कि आपको वही करना है, समझ रहे हो जी सर। तो लेकिन हमारे आसानी की वजह से हम 0 रख कर पुट करके सॉल्व करते हैं। यानी हमारे पास शीट्स कितने हो गए, निर्देशांक कितने हो गए 0,4 और अब ये बताने की जरूरत नहीं कि ये कैसे लिखे जाते हैं कि पहले x का आता है फिर y का आता है, फिर y पहले x का आता है फिर y का आता है। ये तो पता ही है ना, 10 तो पढ़ी है ना आपने, यहाँ जंप करके आ गए वैसे। चलो धन्यवाद, इतना तो आपने, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ग्राफ खींचने पर, ठीक है भैया, या ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ आ जाएगा ग्राफ, यहीं बनाते हैं। डरा क्यों रहा भाई, छोटा बन जाएगा तो क्या हो गया, सही है भाई। ये तो जानते हो आप एक्स अक्ष होता है। अब ये कौन सी ज्योमेट्री है, 2D ज्योमेट्री है, वाई अक्ष होता है, राइट। आप जानते हो यहाँ पे एक ही चीज़ होती है कि यहाँ मिडिल में 0 होता है, लेकिन यहाँ पर जो अंतराल लिया जाता है अंकों का वो समान लिया जाता है। जैसे 5 5 5 का ले सकते हो, 10 10 10 का ले सकते हो, या 1 1 1 का ले, आप 1 इकाई का पैमाना लेके चल सकते हो, आप 2 इकाई का पैमाना ले, वो तुम्हारी मर्जी है। मैं 1 इकाई का पैमाना लेके चल रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, सही है, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा 0,4 और यहाँ पे कितना होगा, इससे कैसे खींचा जा सकता है इन दोनों को, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास आ गए है ना, और x और y 0 यहाँ पर मतलब ये भी रेखा इस्तेमाल हो गई और ये भी रेखा है। तो इसका अगर मैं तीनों को देखूँ, सुसंगत क्षेत्र जो होगा हमारा वो कौन सा होगा, इन तीनों को देखा जाए भाई, आपको पता है x का मान 0 होगा तो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन इन तीनों से घिरा हुआ ये क्षेत्रफल हो गया, ट्रायंगल जो बन रहा है। इसको मैं नाम दे देता हूँ A, O और B। सुसंगत क्षेत्र कौन सा हो गया, AOB हो गया, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्षेत्र जो होगा बेटा वो होगा AOB हो गया, यानी ट्रायंगल बन रहा है। के शीर्ष कितने होंगे बेटा, के शीर्ष के निर्देशांक कितने होंगे, तो आपको पता है A के होगा कितना 0,4, O का कितना होगा 0 0 0 और B का कितना होगा 4,0, राइट। अब हमें जो उद्देश्य फलन दिया हुआ था अब हम उस पर क्या देखेंगे, पहले इसके मान ज्ञात करना है, क्या करनी है हमें, पर शीर्ष के निर्देशांकों तो गणना करेंगे हमें ना, गणना करने पर, ठीक है, ठीक है भाई। तो देखो
आप बनाओगे ये, पहले में क्या डालोगे, उद्देश्य फलन, है ना, क्या डालोगे, उद्देश्य फलन यहाँ पे डालो एक तरीके से। यहाँ पे मान लो जेड बराबर कितना दिया था हमें भाई, बताना है 3x प्लस के, देखो पहला जो शीर्ष दिया हुआ कितना है 0,4, तो 0,4 मतलब जेड बराबर कितना रखूँगा यहाँ पे, यानी x बराबर 0, y बराबर 4, यानी कितना आएगा 4 चौक, यानी मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इतना आएगा 3 इंटू 0 प्लस के 4 इंटू 4 बराबर 16 हो गया। यहाँ पे देखो कितना आएगा, b बराबर 4,0, तो z बराबर होगा 3,4 और प्लस के 4,0, कितना आएगा यहाँ पे 12, और यहाँ o बराबर 0,0 रखेंगे तो कितना आएगा 0, ये तो 0 ही आएगा। तो मुझसे पूछा गया है भाई ये बताओ कि इसकी अधिकतम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये अधिकतम की बात कर रहा है, तो बताओ अब मुझे बताने की जरूरत है अधिकतम किस पे होगा, अधिकतम होगा हाँ दे रखा भाई क्वेश्चन में, ठीक है 16 हो गया राइट, यानी उद्देश्य फलन का मान है ना, फलन का मान शीर्ष ए पर क्या होगा, अधिकतम होगा, और अधिकतम मान 16 है, सही है राइट, समझ में आया। तो वही करना, पहले असमीकरणों को क्या करना है, समीकरण बनाना है, फिर उसके ऐसे शीर्ष बिंदु निकालने, फिर उससे ग्राफ खींचना है, और ग्राफ से सुसंगत क्षेत्र निकालना है, और क्षेत्र निकाल कर उनके जो शीर्ष आएंगे उसको उद्देश्य मान फलन में रखना है, और रखकर फिर आप मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर लो। छायांकित भाग नहीं देखना है, छायांकित भाग का मतलब भी वही होता है, ये भाई इनसे घिरा हुआ, सुसंगत का मतलब भाई ये इनसे मिल रहा है, ये मतलब हमारे इसके इस असमीकरण के हिसाब से है क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अनुकूल देखना है हमें। समीकरण से भी निकाल सकते हैं, ग्राफ खींचने का मतलब है। समीकरण से आप समीकरण से कैसे निकाल सकते हो, समीकरण का कोई मैक्सिमम एक बिंदु थोड़ी ना होता है, ठीक है। जैसे कि आप अगर यहाँ वैसे बात करते हो तो मैं इतने सारे इन्फिनिट पॉइंटों में से कैसे पता, इसके तो इन्फिनिट हल है, आप कैसे बता पाओगे किस में मैक्सिमम निकलेगा किसी में मिनिमम निकलेगा, फाइंड आउट कर पाओगे आप। लेकिन यहाँ पे हमने ग्राफ खींचा तो इसकी मैक्सिमम मिनिमा की बात पता चल गई हमें कि मैक्सिमम कौन से पे होगा, मिनिमा किस पे होगा, सबसे ज़्यादा। समझ लो ग्राफिक विधि बहुत अलग होती है, आसान करती है हमारे कामों को। और वैसे अगर तुम देखने जाओगे तो आपको यही नहीं पता 0,4, तुम कन्फ्यूजन में रहोगे, बहुत सारे हल हो सकते हैं। मैंने जैसे x1 बताया 2 बताया है ना, तो ग्राफिक विधि से ज़्यादा हल आसान होता है, ठीक है, नोट डाउन करो। तो बोला गया कि नींद ना आने की दवा बता दो सर, तो मैंने कहा नींद ना आने की दवा एक ही है, इश्क कर लो। अब इश्क मतलब जैसे तुम शर्मा रहे से भी शर्मा, सर जी कितने पागल हैं, इश्क करने की बात कर रहे हैं, इश्क जानवर में हर कोई टीचर करो पढ़ो सपने में। मैंने कहा धूल तो रुक जाओ, इश्क का मतलब केवल एक ही डायरेक्शन नहीं होती है, इश्क का मतलब किसी भी चीज़ को पाने की चाहत, और वो चाहत इतनी ज़्यादा कि उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए फिर हमें, वो इतनी गंभीर हो। जब उस तरीके का सपना अपना बन जाता है ना जीवन में कि यार इस बिना गुजारा नहीं होना, ये चाहिए, उस व्यक्ति को कभी नींद नहीं आती। सपने को पाने के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए भाई, समझ रहे हो, बिना नींद की मेहनत समझते हो ना, कि नींद भैया लेनी नहीं है, जगे रहना है। और मैं नहीं कहता, ये आप खुद हो जाओगे जिस दिन आपको ऐसा कुछ सपना मिल गया ना, किसी चीज़ से इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, समझ रहे हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर जरूरी नहीं, अब खुद सोचो एक व्यक्ति 8 घंटे सोए बिना नहीं रह सकता,
और एक समय आता है वो 2-2 3-3 घंटे बिना सोए गुजार रहा है, यानी 18-18 घंटे मेहनत कर रहा है एक जगह बैठे बैठे। कोई छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है उसके अंदर चल रही है, उससे बहुत बड़ी मोहब्बत होगी जो पूरी दुनिया को वो छोड़कर एकांत में उसके साथ लगा हुआ है उस चीज़ को पाने के लिए। थॉमस एडिशन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पूरी। पहले देखते रहे साइंटिस्ट हो गए, तुमने देखे होंगे, एक रूम में घुस गए, जा रहे हैं सेविंग बेबी बनवा कर, आ कैसे रहे, ना तो बाल की पता, ना चेहरे की पता, ना दाढ़ी की पता, वो इतनी लंबी लंबी हो रही। क्या शौक नहीं था, एक क्रेज था उनके अंदर। बहुत लोगों को देखा होगा नहाना खाना सोना तक छोड़ देते हैं कि यही चाहिए। तो इसका मतलब गलत डायरेक्शन। जब तक नींद आएगी तब तक आपको किसी चीज़ से इश्क नहीं होगा। जिस दिन इश्क हो गया ना उस दिन नींद गायब हो जाएगी। कहते हैं ना आमिर खान का वो डायलॉग है, सुना है ना, कि लोग कहते हैं कि इश्क में नींद उड़ जाती है, कमबख्त हमसे भी कोई इश्क कर ले, हमें बहुत नींद आती है। समझ रहे हो? तो नींद अपने आप उड़ जाएगी भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ऐसी बात तो बड़ा मन लगता है तुम्हारा। चुप नहीं हुए ना, गिवन है आपको क्या दिया हुआ देखो, x प्लस के 2y, x प्लस के 2y लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू। अच्छा, इस चैप्टर की एक खुशखबरी की बात है कि एक ही एक्सरसाइज है इसकी जी। पक्के तो तुम्हें तभी से लग रहे थे, तो पहले चैप्टर से आप पढ़ रहे हो, जिसको पढ़ते आ रहे हो आपको लग रहा है ये पक्के हो गए, लेकिन जिस दिन टेस्ट लेते हैं ना उस दिन वो कच्चे हो जाते हैं फिर, है ना। कि सर ख्वाब तो बड़े बड़े थे कि 200 किलो वेट उठा देंगे, लेकिन कम वक्त जब उठाया गया 50 किलो, उस दिन मम्मी पहले याद आई, है ना। तो x प्लस के 2y इज नॉट इक्वल टू कितना 8 और 3x प्लस के 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भाई साहब, अगर आप लोगों पर अब को सिलेबस को देखते हुए जितना सिलेबस आपको रिड्यूस किया गया और जितना कम कर दिया गया यूपी बोर्ड ने, भगवान जाने क्यों कर रहे हैं, है ना। सच कह रहा हूँ मैं, 4 बुक थी पहले, 8 बुक थी, आँख से 4 की, 4 से चलो ठीक है, मतलब मेरे को नहीं लगता, चलो ठीक है, जब तुम्हें इतना ही करना है तो फिर प्रैक्टिकली नॉलेज लेकर आओ। फिर तुम सिलेबस को गायब कर करके तुम चाहते क्या बच्चा पढ़े ना पूरी साल, मतलब वो भी मुझे ऐसा लगता है सिर्फ इतना बना रहे हैं कि 1-2 महीने में बच्चा कर ले, 10 महीने मौज मस्ती ले, 2 महीने पढ़ ले, बस बहुत है, काफ़ी है। हाँ, अगर इतने भी पूरी साल पढ़ने के बाद अगर तुम टॉप लिस्ट में नहीं आ रहे हो 95, तो कहीं ना कहीं यहाँ खराबी है या कहीं और खराबी है, फिर तुम्हारी खराबी जरूर है, फिर समझ रहे हो। सच बता रहा हूँ मैं आपको। रैखिक असमीका समीकरणों को समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर हर बार लाइन अलग होनी चाहिए करने पर। तो देखो x प्लस के 2y बराबर 8, 3x प्लस के 2y बराबर 12 और x बराबर 0 और y बराबर 0। इससे तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, ठीक है। इसे लिखो या मत लिखो, लिख दो तो यहाँ लिख दो, एकांत में पढ़े रहेंगे बेचारे दोनों जने, ठीक है। अब क्या करने हैं हमें, दिए गए रैखिक समीकरण से बिंदु निकालने पर, है ना, सही है भैया। वैसे एक बात तो है, अब गवर्नमेंट की वैल्यू तो कम कर दी है। पहले लाल बत्ती जल जाते काम बारे डर जाते लोग, बहुत डर जाते, कोई आ गए PSC वगैरह। आज तो कोई खतरनाक काम, आजकल तो यूँ मान लो हर कोई बता जाता हुआ घूम रहा, कोई वैल्यू नहीं है।
अब यहाँ कोई आ भी जाएगा तो कोई ऐसा वैसे चल रहा होगा। पहले ऐसे बच जाना जैसे कोई मुजरिम है, जैसे कोई पुलिस गिरफ्तार करने को घूम रही है, ऐसा कुछ भी बचो दीवारा को कूद के भाग गया जंगल में। और ये देखो यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा 4, और यहाँ 0 रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 8। ठीक है, तो इसके सीट से कितने हो गए बेटा 0,4 और 8,0, राइट। अब दूसरी से देखो, दूसरा कौन सा, ये वाला x और y। x बराबर 0 तो 2y बराबर 12, तो कितना आएगा यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा 4 तिया 12, 4 यानी कितना आएगा 0,6 और 4,0, राइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब मैं यहाँ इसको यहाँ लिख देता हूँ, व्यक्त करने पर। अब क्या करेंगे, ड्रॉ द ग्राफ। मैंने इंग्लिश जैसी सब्जेक्ट जैसा मतलब ही कोई नहीं देखा मैंने, मतलब ही बहुत है। ग्राफ देखो, हम समझते रहे एफ आएगा इसमें, पता चला जब पढ़ा था पीएच आता है इसमें। मतलब ही सा है, अपना स्वार्थ के लिए कुछ भी लिखो, समझ रहे हो। तभी तो तंगे बच्चों को अंग्रेजी में हाथ समझते कुछ है, कितना दिमाग लगाए बच्चा, ग्राफ एफ एफ बोल रहा है एफ, और पता चला पीएच आ रहा है, परेशान। रफ रफ, हम रफ जब लिखने जाते थे एफ जीएस लिख रहे, हमें जब पढ़ाते थे तो टीचर, जब हम रफ लिखते थे तो आते तब नहीं समझ में आता था क्यों पीटते ये, बाद में पता चला रफ लिखी देगी पीएच आता है इसमें इसलिए पीटते हैं वो। अच्छा पता है उन्होंने भी नहीं पीएच क्यों आता है इसमें पीटा होगा बट बताया उन्होंने भी नहीं गहराइयों से। तो इंग्लिश बहुत मतलबी लैंग्वेज लगती है कि भैया अपने मतलब से चलो बस। मैं किसी को इंग्लिश के वर्ड जोड़ूंगा ना, ऐसे जोड़ूंगा कुछ ऊट पटांग सा, कह दूंगा इसमें का साउंड थोड़ा कम है देखो यहाँ कितना 0, यहाँ पे हमें कितने लेने हैं। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे 1 1 इकाई का ले लो है ना, 1 2 3 4 5 6 7। कृपा करके विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इसको घर पर बिना स्केल के इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपके आंसर गलत आ सकते हैं। हाँ, घर पर जब ग्राफ बनाएं बिना स्केल पैमाने के इस ग्राफ को ना बनाएं, अन्यथा की दृष्टि में आपको कष्ट हो सकता है, आपके आंसर गलत आ सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करें कि ग्राफ पे बनाएं, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी भी रेखा, वो कहते हैं थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आप पेपर में बड़े खुश होकर आएंगे, आंसर हमारे एकदम सही आ रहे हैं। याद रखना, आप आंसर जो भी पेपर में, उन आंसरों को एक बार यहाँ चेक कर लें, समझ रहे हो, चेक जरूर कर लें, क्योंकि आप वो इसको सेटिस्फाई जरूर करेंगे, समझ रहे हो। सही है भैया, ठीक है। देखिए पहला बिंदु है 0,4, तो 0,4 कहाँ है यहाँ, ये रहो, और दूसरा है 8,0, तो एक ही रेखा के दो बिंदु शीर्ष हैं, तो इन दोनों को मिला देंगे, राइट। दूसरा कितना है बेटा 0,6, 4,0, तो इन दोनों को मिला देंगे। देखो बहुत सावधानी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आप समझ पा रहे हो, थोड़ा सा भी यहाँ पे इधर उधर हुआ, और आप ये कौन सा समीकरण है 3x प्लस के 2y, ये भी डाल देंगे बाहर है, और ये कितना है यहाँ पे, ये है हमारा x प्लस के 2y 8, राइट। तो मेरे हिसाब से ये है यहाँ पे पॉइंट, है ना। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ी पड़ेगी हमारे में,
तो यहाँ पे आपको पता है ये जो है बहुत आगे पीछे होगा हमारा, लगभग ये आना चाहिए हमारा 2 पे आना चाहिए, है ना। थोड़ा सा हमारा तिरछा है, लेकिन ये क्या आएगा 2,3, है ना, लगभग है ना। वैसे आप स्केल का यूज करोगे तो एकदम सही आएगा। पहली बात 2 चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे, एक तो इनकी जो बीच की दूरी वो हर एक बिंदु के कैसे होनी चाहिए, समान। जब आप ग्राफ बनाओगे ना, ग्राफ पे आपके लिए सुविधा होती है बहुत, मतलब बहुत अच्छे से। जैसे इतना है तो आप बताइए इसको 1 देना, इसको 2 देना, तो ये तो सिंपल है। समय 1 इकाई का ले लिया, तो यहाँ पर हर एक जो आपको वो दिखता है जिसको क्या बोलते हैं, डिब्बा, नहीं डिब्बा बने होते हैं ना, तो छोटे छोटे, है ना, तो वो 1 इकाई के होते हैं या 2 इकाई के, कितने के भी ले सकते हो, है ना। हाँ ठीक है, 10 होते हैं, जितने भी होते हैं 10, छोटा लोगों तो 10 होते हैं और बाकी में ज़्यादा होते हैं, लेकिन इतना होता है, आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और स्केल का यूज करोगे तो बहुत आसानी से ग्राफ खिंच जाएगा, कोई गलती नहीं होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हुआ। अब देखो यहाँ पे, अब इसका संदिग्ध क्षेत्र हमें देखना है, तो यहाँ पे वही वाली बात है, देखो कौन कौन सा हो सकता है भाई, बताओ। तो देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, और ये यहाँ पे एफ है। ये ओ तो पहले से है ही है, यहाँ पे हम क्यों मानेंगे इसे, सही है भाई। तो इसका क्षेत्र जो बन रहा है वो हमारा, हमें चाहिए कौन सा, इन दोनों से मिला हुआ, और दोनों के लिए क्या होना चाहिए कि एक्स का मान कैसा हो। इसमें जो हमें वैल्यू चाहिए वो चाहिए हमें यहाँ पे देखो इन चारों से घिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए। ध्यान से बेटा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहीं इनको मत ले लेना आप, इनको, इन चारों से घिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए। इन चारों से घिरा हुआ मतलब कि एक्स इस आसमिका से, इस आसमिका से, और इन दोनों से भी। तो इन दोनों के लिए एक्स का मान 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी ये वाला क्षेत्र होगा, इसके लिए ये वाला और इसके लिए ये वाला, पहले इन 2 के लिए। तो इन दोनों से ये हो गया, और बाकी इन दोनों से कौन सा आएगा, ये आएगा, समझ रहे हो ये। यानी मैं इसको छायांकित भाग में इसको ऐसे कर सकता हूँ, है ना, बात समझ में आ रही है। इसको क्यों नहीं लिया जाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये किससे, इस आसमिका से, इस आसमिका से और इससे घिरा तो है, लेकिन किससे नहीं है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से घिरा हुआ क्षेत्रफल नहीं, बात समझ रहे हो। उसी प्रकार से अब ये इस आसमिका से, इससे और इससे 3 से तो घिरा है, लेकिन चौथी तो कहीं इंक्लूड नहीं हो रही, तो इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। केवल एक ही ऐसा छायांकित भाग है, यहाँ चारों कंडीशन है, प्रतिबंध हमारे लागू हो रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो इसका सुसंगत क्षेत्र कितना होगा बेटा आपका, बताओ। यानी हम कह सकते हैं ODCB, सही है। किस सीट से कितने होंगे बेटा, 0,4 और ओ नहीं है, अच्छा मैंने लिया पहले बी है ना, फिर होगा हमारा सी 2,3, फिर कितना होगा डी कितना है बेटा 4,0 है ना, फिर ओ कितना है 0,0। तो गणना करना है हमें, क्यों आएगी बेटा, ए क्यों आएगी, ए तो अलग है ना, नहीं ए से ज़्यादा प्रेम है तो चेंज कर दो उसके, बता, इतना तो मैं कर सकता हूँ, इतनी बात तो मान ली जाएगी। जेड बराबर कितना दिया हुआ है, -3x + 4y, -3x + 4y, -3x + 4y, माइनस के 3x प्लस के 4y, ठीक है। सीट्स पहला कितना है बी 0,4, कितना होगा यहाँ पे, जेड बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे पता 0 हो गया, ये तो एक्स 0 हो गया, वाई कितना हो गया यहाँ पे 16, सही है, इतना ही होगा। एक्स बराबर 0 होगा तो 0 हो गया, ये 4 चौक 16 हो गया। सी कितना होगा 2,3, तो जेड बराबर कितना होगा माइनस के 3 गुणा 3 और 4 गुणा, तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो माइनस के 6 और 4 थी 12 प्लस के 6 आएंगे। BCD कितना हुआ 4,0, तो ये देखो 4 थी 12, ये 0 हो गया, तो माइनस के, और लास्ट जो डाले आप वो डालोगे तो वो तो सब, ये तो तूफान ही है, इसको तो करने की जरूरत ही है, समझ रहे हो।
अब बताओ किस पे मैक्सिमम होगा और किस पे मिनिमम होगा। मैक्सिमम किस पे होगा, इस पर, राइट। और ये कितना होगा इसमें, डी पे होगा सर, माइनस के बारे डी तो लेना है ना। है मिनिमम की बात नहीं कर रहा, अधिकतम की, न्यूनतम की बात कर रहे हैं। न्यूनतम यहाँ होगा, लिख देते हैं, वो पूछेगा हम बता देंगे, ठीक है। तो इसने हमसे पूछा क्या है, न्यूनतम पूछा है ना, तो न्यूनतम कितने पे होगा, आपका होगा डी पर, यानी आपका जो भी होगा वो होगा डी पर। क्यों होगा, 2 कॉमा इस पे होगा, 2,3 यानी सी पर होगा। माइनस लेना है ना, पॉइंट अभी छोटे छोटे। अच्छा, माइनस की वैल्यू नहीं लेनी है हमें, समझ रहे हो। सी पे कुछ गलती हुई है हमसे, 1 सेकंड यार, कुछ तो गलती हुई है हमसे। 1 सेकंड, 1 सेकंड। अच्छा, 4 तिया 12 हैं, ये 1 सेकंड। इसका आंसर देखना कितना छोड़ रखा है इसने, क्वेश्चन में गलती सी दिख रही है मुझे। 12 ही होगा बेटा, 6 नहीं होगा, 12 ही होगा। न्यूनतम वैल्यू यही है ना, वही तो मैं कह रहा, कन्फ्यूजन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता क्या होगा ही, सीट्स तो हमारे पॉजिटिव है ना, सीट्स तो पॉजिटिव है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। कन्फ्यूज हो गया, मैं कह रहा यार उसमें माइनस का 6 आंसर गलत है इसका आंसर। माइनस का 6 हो तो भी कह सकते तो, लेकिन माइनस का 6 बिल्कुल सही नहीं आएगा, वो सही है हमारा, माइनस के 12 ही रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो देखेंगे मैंने उद्देश्य फलन का जो मान है न्यूनतम होगा किस पर, सी पर, किस पर होगा, सॉरी डी पर, और न्यूनतम मान कितना होगा, वो होगा माइनस के 12, राइट। क्लियर है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। फिर बाकी के अगले लेक्चर में इसको जितना भी रह गया उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट में चलते हैं फिर बाकी क्वेश्चन। वैसे तो एक्सरसाइज ख़त्म ही हो गया, बट फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए क्वेश्चन कुछ और लगा लेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि पता है वैसे आपको ज़रूरत तो है नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बट क्या करूँ, मेरी ज़रूरत है, मैं करा दूँगा आपको, है ना, ठीक है। चलिए।